एक सिक्का उछालें, है ना, हेड आने का क्या चांस है, क्या आज वर्षा होने का क्या चांस है ना, प्रधानमंत्री पटना आएंगे इसका क्या चांस है। हालांकि वो श्योर रहता है, नॉट चांस, लेकिन ये आप चांस, प्रोबेबिली, है ना, प्रोबेबिलिटी, इन सब वर्ड का आप अपने जीवन में बहुत बहुत इस्तेमाल करते हो, है ना। बिल्कुल वही प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरा प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक बात पता है ना, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होता है, किसी घटना का होता है ना। कोई भी जो दो प्रकार का, पहले हम आपको बता दें कि दो प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, है ना। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम के बारे में आपको पता होगा, जो कि लैब में, है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट का आपको आउटकम, आउटपुट पता होगा, है ना, कि भाई अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इस अनुपात में मिलाएंगे, है ना, तो हम लोगों को वाटर मिलेगा, वो पता है। एक होता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, एक डाइस को लिए और फेंक दिए, उसमें क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता है। एक कॉइन को उछालेंगे, क्या क्या आएगा ये पता है, लेकिन क्या आएगा वो नहीं, मतलब हम तो वही बात बोल रहे हैं फिर से, मतलब क्या क्या आ सकता है, तो हेड या टेल आ सकता है, क्या आएगा वो नहीं पता। तो आपको रेंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी में हम लोग खाली और खाली रेंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात करेंगे, है ना। एक डाइस को फेंकेंगे, कभी कॉइन उछालेंगे, कभी एक थैला में बहुत कलर का बल्ब रख देंगे, है ना, बॉल रख देंगे, क्रिकेट बॉल, और एक निकालेंगे, बोलेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है ना। जो भी होगा हमारा वो रेंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, ये सब कुछ बेसिक बात हम आपको बता दें, है ना। प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कहने का मतलब कि अगर एक कॉइन को उछाले, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया हेड, और टोटल हो गया हम लोगों का हेड और टेल दोनों, है ना। तो 1/2 हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये बेसिक बात है, ये सब बात आपको पता है ना। एक डाइस को फेंकेंगे तो ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड नंबर आना एक इवेंट है ना, उसको हम लोग फेवरेबल इवेंट कहते हैं, है ना, कि भाई ऑड नंबर आना। और टोटल इवेंट, टोटल जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, टोटल चीजों का आना इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है ना। तो यही हम कुछ पहले बात आपको बताते हैं सैंपल स्पेस के बारे में, है ना। सैंपल स्पेस के बारे में हम आपको बता दें कि भाई टोटल आउटकम क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो आप में से हर एक बच्चा जानते हैं कि अगर हम एक कॉइन को उछालेंगे, है ना, एक कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास दो ही चीज आएगा, हेड या टेल आएगा, राइट है। दो कॉइन को अगर हम लोग उछालेंगे, राइट, दो कॉइन को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे टेल आए, दोनों पे हेड आए, हो सकता है एक पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल वाला बात है ऐसे। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर हम लोग डाइस को उछालें, है ना, डाइस को उछालेंगे तो हम लोगों को क्या क्या आएगा, ये जो आ रहा है ना, जो लिख रहे हैं ना, ये आपका सैंपल स्पेस है। एक डाइस को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। दो डाइस को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है वो लिखना इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, है ना, क्या क्या आ सकता है। तो भाई दो डाइस को उछालेंगे तो हम लोगों के पास हो सकता है 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीज है, इधर और इधर हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक, इवेंट आपको समझ में आ गया। इवेंट कोई घटना, सिंपल सी बात है ना। हेड आना एक घटना है, टेल आना एक घटना है, दोनों दो डाइस को फेंके, दोनों पे, है ना, डबलेट आना एक घटना है, 2 नंबर का सम 5 आना एक घटना है, राइट ना, ये सब एक इवेंट है। तो भाई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होता है, राइट है। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी इवेंट का निकालेंगे। तो आपको ये पता चल गया सैंपल स्पेस के बारे में। उसके बाद आपको इवेंट के बारे में भी पता चल गया। इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू, है ना, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल आउटकम कितना है और फेवरेबल आउटकम कितना है, ये आप समझते हैं, राइट है।
ये सब बात आप जान रहे हैं। भाई किसी डाइस को उछालेंगे ना, है ना, तो 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 हो गया आपका फेवरेबल आउटकम जो कि 1 होता है, और टोटल सैंपल स्पेस में 6 आइटम है, तो अपॉन 6 हम लोगों का हो गया, है ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन। उसके बाद आप क्लास 11th में एक पढ़े थे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th आपका इसी में चला गया था। और आप तो ये भी जानते हैं कि भाई किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा वह हमेशा 1 से कम और 0 से बड़ा होगा। क्या आप ये बात समझते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 से कम और 0 से बड़ा, जहां पे आपका ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो भाई मेरे आप हमें ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई 0 कब हो सकता है? जरा विचार करो कि भाई किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 कब हो सकता है? जब इम्पॉसिबल इवेंट की बात की जाए, है ना। एक डाइस को फेंकें, 11 आ गया, अरे ऐसे कैसे? 11 आना इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, कभी आ ही नहीं सकता है ना। तो इस समय इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है when E is an impossible event। अच्छा, 1 भी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ सकता है। 1 कब आएगा? जब आपका श्योर इवेंट हो कि भाई हम एक डाइस को फेंके 7 से कम आया, तो एक डाइस पे जितने भी आइटम है सब 7 से कम ही होता है, तो ये हो गया आपका श्योर इवेंट। तो ये भी आप समझते हो। अच्छा, क्लास 11th में आप पढ़े थे प्रोबेबिलिटी का एक स्पेशल थ्योरम, है ना, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप ये जाने थे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, हिंदी में ए या बी, है ना। मैथ्स की भाषा में ए प्लस बी, यानी कि ए इवेंट भी और बी इवेंट भी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको पता होगा तो आप जाने थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना। आपको ये क्या याद है? हम फिर से एक बार बता दें, याद है? ये हम आपको बताए थे कि भाई ये कोई सेट ए है, ये जो हमारा है ना, ये इलाका कोई सेट ए है और ये इलाका हमारा सेट बी है, समझ रहे हैं। ये सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट हुआ जो कॉमन है, ये इस पार्ट को हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और जो बच चुका है उसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी। तो सिंपल बात अगर हम आपको सिर्फ ये वेन डायग्राम में ही समझाएं तो आप ये समझते हो कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं? कौन वाला पार्ट? फिर से कलर करते हैं अगले, चलिए ब्लू से दिखा देते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पार्ट, ब्लू कलर वाला, है ना। तो ए यूनियन बी को हम कैसे निकाल रहे हैं? पूरा ए लिख रहे हैं, ए में फिर बी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ गया है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है मेरे भाई? कॉमन पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट 2 बार हम लोग जोड़ दिए हैं दोनों में, इसलिए इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये और ये बचा हुआ इलाका जो है वो हम लोगों का हो जाता है ए यूनियन बी। तो उसी प्रकार से इसका प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सब बात आपको पता है, नोट कर लीजिए इसको। यही था ना आपका एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम के बाद अब आपको इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे, बहुत सारा एग्जांपल आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। ये लिख लीजिए, इसी पे काम चलेंगे और उसके बाद जो आगे बताएंगे वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यही था ना इसका क्लासिकल डेफिनेशन। बस अब यही बात आपको अगर पता हो तो जो चीज हमको सिखाना है, जो चीज समझाना है, बेसिक तो यही है आपका डेफिनेशन। चलिए, तो अगर आपको ये डेफिनेशन पता है तो एक पहले हम बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम ले चलते हैं अगले मुद्दों पे, है ना। और वो बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों हम आपको लिखाते नहीं है, बता देते हैं, ठीक है, जिसको आपसे 1-2 बार और इस क्वेश्चन से आप मिल चुके होंगे, है ना। क्वेश्चन वही है पुराना जमाना का, लेकिन आंसर आप बार बार भूल जाओगे कि एक बूढ़ा आदमी है
है ना, लाठी के सहारे खड़ा नहीं है आज। हर बार थोड़ी होगा लॉग में बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा। एक बूढ़ा आदमी है ना, जो 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर है जिसको भूल जाता है लास्ट का 2 डिजिट, शुरू का 8 डिजिट उसको पक्का पता है ना, लास्ट का 2 डिजिट भूल जाता है, पीसीयू में खड़ा है कहीं पे, है ना, ये आपको पता है, इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 पता है, ये लास्ट का 2 भूल गए। ठीक, सारा नंबर डायल कर दिए, लास्ट का 2 नंबर भूल गए। समझा ध्यान से, है ना, लास्ट का 2 भूल गए, बट उनको इतना याद है कि लास्ट का 2 है ना, वो दोनों सेम नहीं है। समझ रहे हैं, उनको इतना याद है कि लास्ट का जो दोनों डिजिट है वो सेम नहीं है। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक करेक्ट नंबर डायल करेंगे। करेक्ट नंबर डायल करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, निकालिए, बताइए जल्दी से। कंडीशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। एक बूढ़ा आदमी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है ना, 8 डिजिट उनको याद है, लास्ट का 2 डिजिट भूल गए, है ना, बस इतना उनको याद है कि दोनों लास्ट का डिजिट सेम नहीं है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक करेक्ट नंबर डायल करेंगे, मतलब नंबर डायल किया और सही जगह पे फोन लग गया। बताइए, प्रोबेबिलिटी पता चला, ध्यान से सोचो। देखो, तो सबसे पहले आपको तो सैंपल स्पेस लिखना चाहिए, टोटल आउटकम लिखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो जरा देखिए, अगर आप सैंपल स्पेस लिखने को मैं कहोगे तब तो वो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 0 1 हो सकता है 0 2 हो सकता है 0 3 हो सकता है 0 4 हो, 0 5 हो, ऐसे करते करते 1 0 हो सकता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का गिनते लिख दिए, है ना। फिर हो सकता है 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, ऐसे करके हम फिर से लेकर के 20 तक का, यानी कि अगर आप समझोगे तो हम 1 से लेकर के 99 तक का गिनती लिख दिए, क्योंकि 100 में तो 3 डिजिट हो जाएगा, 100 तो हो नहीं सकता है ना। 99 और 0 0, जिसमें से आपको ये बखूबी पता है ना, कि सर 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, 9 9 नहीं है, 0 0 नहीं होगा। 10 खत्म कर दिए आप। तो अपने पास टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल नंबर कितना है बताइए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 90 हो गया, राइट है। मतलब 90 ऑप्शन है उनके पास, या तो 1 1 भरे, सॉरी, या तो 0 1 भरे, या 0 2 भरे, 0 3 भरे, ऐसा उनके पास 90 ऑप्शन है। कोई एक ही करेक्ट होगा, कोई एक ही सही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ना, नीचे में रहता है, ऊपर में हमारा नंबर ऑफ आउटकम कोई एक, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 1/90। समझ गए, उनके करेक्ट नंबर डायल करने का प्रोबेबिलिटी 90 में से 1 है। इसका मतलब ये 90 में से 1 बोले, प्रोबेबिलिटी हो गया ये 1/90। 90 नंबर में से कोई एक सही होगा, राइट। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखा दें या आप समझ गए। चलिए, तो ये था बेसिक बात, ये आपके 12 की बात नहीं थी, ये तो बहुत ही बेसिक बात था। एक ऐसे ही कहानी हम आपसे पूछ लिए, है ना, हर बार बूढ़ा आदमी करते हैं तो एक बार और कर दिए, जवान आदमी अब करेंगे क्वेश्चन में। लिखिएगा अगला टाइटल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है आपके क्लास 12 का नया टॉपिक, है ना, मजेदार, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। टाइटल डाल लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है मेरे भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब क्या होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? इसका मतलब आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही आपको सीखना है। इससे पहले तक का चीज आपको आता है, आप सीख चुके हो, आप जानते हो, ठीक है। तो यहां पे होगा भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, है ना, व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड।
का मतलब समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब यह हुआ है ना कि भाई कोई दो इवेंट की बात होगी, कोई दो इवेंट की बात होगी, ठीक, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। कोई ऐसे इवेंट की बात होगी जिसमें कि एक इवेंट पहले हो चुका होगा। सिंपल सादा प्रश्न नहीं है, समझ रहे हैं। एक ऐसा घटना की बात होगी जिसमें एक घटना हो चुका होगा और वो घटना इससे रिलेटेड होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए क्या होगा, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन को डील हम लोग करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिख लीजिए डेफिनेशन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A, the probability of occurrence of event A when the event B has already occurred, then event B is already occurred is called conditional probability of A when B is given। लिख लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। When B is given, है ना, denoted by probability of A by B नहीं पढ़ेंगे, लिखा हुआ है probability of A by B को पढ़ेंगे probability of A when B is occurred, है ना, या B occurred, सिंपल, अगर आप ग्रामर में नहीं फंसना चाहते तो, राइट। इसको क्या पढ़ेंगे, ये भी आप लिख लेना, रीड एज, नहीं तो आप पूरा पढ़ लोगे और इसको पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी या पी ऑफ ए बाई बी, लिखते समय मतलब लिखेंगे बट ये है क्या, तो रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। ठीक है सर, ये बात आप समझ रहे हैं। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड किसके बराबर होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड किसके बराबर होगा, तो यह मेरे भाई बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जहां पे आपका कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। आ रही बात समझ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, वो नीचे में, समझना बहुत आसान सी बात है, ये आप लिखना सीखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे कौन, जो पहले हो चुका है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही सोचना है कि कौन इवेंट पहले हो चुका है, वह नीचे गिरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर हम आपसे ये बात पूछनी है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप नहीं लिख लोगे, लिखोगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेरी गुड, बात समझ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछनी है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप नहीं बोल दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बोलना इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप ये बात समझ सकते हो कि ओके सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ए इज नॉट अ इम्पॉसिबल इवेंट, ए को इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि वह, आप ये बात आप समझ गए। अब इस चीजों को आप और अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन से, है ना, जब आपको यह पहचानना होगा कि ठीक है एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि दूसरा इवेंट हो चुका है, तो पहले कौन हो चुका है इसको पहचानना एक अच्छा काम है और आपको पहचानना पड़ेगा, है ना, हम आपको सिखाएंगे। आइए तो आपको ये चीजों को हम सिखाते हैं क्वेश्चन से, राइट,
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये। अच्छा, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे सर? ये इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्या है मेरे भाई? एक इवेंट है। बी क्या है? इवेंट है। समझो, ये सीखो। अधिकतर बच्चों का सवाल कि सर ये ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, है ना? तो ए और बी, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, इवेंट है। उस इवेंट का आप ना सैंपल स्पेस लिख लेना कि भाई ए में क्या क्या आएगा और बी में क्या क्या आएगा। ए बी दोनों लिख लिए। और इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है ढूंढ ढूंढ करके लिख लेना। ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? लिखिएगा एक क्वेश्चन। ये फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं क्योंकि आज इसी से हम आपको बनवाएंगे। लिखिएगा, अ फेयर डाइस, रोल अ फेयर डाइस ट्वाइस। क्वेश्चन है आपका, रोल अ फेयर डाई ट्वाइस, लेट ए be the event that sum of two rolls equal 6 and let B समझ रहे हैं? B the event that same number, the event that same number comes up twice. What is the probability of A when B is already occurred? ऑप्शन है आपका 1/6, दूसरा ऑप्शन है आपका 5/36, तीसरा है आपका 1/5, चौथा है आपका नन ऑफ दिस। बताइए। सिंपल है। यहां पे आपको यह भी पहचानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन इवेंट पहले हुआ कौन इवेंट बाद हुआ। सब बात दे दिया है कि रोल ऑफ फेयर डाइस ट्वाइस, एक उचित, फेयर मतलब समझ रहे हैं ना, एक अच्छा डाइस, आइडियल डाइस को 2 बार फेंका गया, है ना। आपको इवेंट ए मानना है ना, जिसमें कि दोनों रोल का जो सम है वह 6 होना चाहिए, है ना। और सेट बी है, फिर वह इवेंट जो है वह सेम नंबर का है डाइस पे। तो क्या इवेंट होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो आपको तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको सबसे पहले हम तरीका बता दें। सबसे पहले आपको इवेंट ए लिखना चाहिए। इवेंट ए क्या कह रहा है मेरे भाई? 2 डाइस है, दोनों का सम 6 है, तो टोटल 36 आइटम हुआ करते थे ना, 36 आइटम हुआ करते थे ना। उसमें से आप ये देखिए कि दोनों का सम 6 हो, तो कौन कौन है वो? पहले कौन कौन है उसको लिख लेते हैं। 1 नहीं है, उसका सम 6 नहीं है ना। 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1, बस टोटल इतने ही आइटम है जिन दोनों का सम 6 है। लिख दिए, है ना। इवेंट ए लिख दिए, दिस इज इवेंट ए। इवेंट बी लिखते हैं। क्या कह रहा है इवेंट बी? कि भाई दोनों पे कम्स सेम द नंबर, दोनों पे सेम भाई, सेम। तो कौन सा नंबर होगा आपका? वो 1 1, 2 2, 3 3,
4 4 ऐसे ही करके हम लोग हर बातों को लिख लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही आइटम सब कॉमन है। तो आपको इवेंट ए मिल गया, इवेंट बी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आइटम है जो दोनों में है, तो आपको पता चल गया यही सर, यही है जो दोनों में है। 3 3 ऐसा कितना है आइटम, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, एक ही है ना। टोटल कितना है भाई, 6। समझ रहे हैं, ये कैसे निकाले ये आप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, हम देख गए, है ना, कोई नहीं समझा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसा कॉमन एक ही है, 36। टोटल 36 कहां से आया, समझ में आया? 36 को 36 से काट दिए थे। और उसके बाद फिर देखिए आपको फिर क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ये वाला कितना है आइटम टोटल, 6। तो 6/36, 36 से 36 कट गया, 1/6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली बात नोट किया जाए। अगला, अब आपको हम यहां पे ना आसान दिए थे, है ना। आसान कैसे था आपको पता चला कि सेट ए है, इवेंट ए है, इवेंट बी है, सब आपको हम पहले ही बता दिए। लेकिन आपको हर बार इतना जिंदगी आसान नहीं होगा। जब आप ऊंट पे बैठोगे तभी आपको कुत्ता काटेगा, है ना, तब भी आपको मतलब काट सकता है, ये हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि तभी काटेगा, है ना। सब रहता है, सब रहता है, तुम ध्यान से देखते ही नहीं पूरा, है ना। लिखो अगला। तो अब ना आपको देखो, ये आप पूरा बात लिखो भाई। इन ए क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। ओहो, सही बात है सर, है ना। 30% विद्यार्थी जो है वो फिजिक्स में फेल हो गया। 30% फेल इन फिजिक्स। आप पूरा लिखना, हम केवल मुद्दा लिखते हैं। इन अ क्लास 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। कम है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमसे पढ़ा था, लेकिन फेल तो होना ही था भाई, है ना। 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 15% फेल्ड इन, नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सही, 15% फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ। अच्छा अच्छा, समझे? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो गया। इफ अ सेलेक्टेड, हाँ ना, इतना लिख लिया, लिखिएगा उसके बाद। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड, इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड at random, failed in mathematics, find the probability, है ना,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स ऑल्सो। समझिए ध्यान से, पहले ट्राई खुद से, नहीं हो फिर हम बताएंगे, तब सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। ये परसेंटेज देने का बड़ा फायदा है। परसेंटेज देने का मतलब प्रोबेबिलिटी ही दे दिया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, फिजिक्स में फेल 30/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स में फेल 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ फिजिक्स दोनों में फेल 15/100। 100 में से 15 बच्चा फेल है, 100 में से 30 बच्चा फेल है, 100 में से 25 बच्चा फेल है। प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज में देना बड़ा आसान हो गया, है ना। तो अब आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स ऑल्सो। तो कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, कौन से इवेंट में ऐसा आपको दिख रहा है कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। तो इवेंट ए, इवेंट बी मानिए, है ना, और व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड जो है वो आप लिख के रख लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, डिवाइड मारिए, काम बन जाएगा जल्दी से। आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक को मैथ्स मान सकते हो? अपने मन से, जी हाँ, कुछ भी आप मान सकते हो, क्यों नहीं आप मान सकते हो। हम मान लेते हैं भाई, मेरे देखो ध्यान से, है ना, इवेंट ए मैथ्स हम मान लेते हैं फिजिक्स में फेल है बच्चा, फिजिक्स फेल्ड का इवेंट है ना। इवेंट बी को मान लेते हैं मैथ्स में फेल है, राइट। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, है ना। तो देखिए यहां पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, व्हेन मैथ में पहले से फेल हो रखा है। समझ रहे हैं ना, यही बात आपको करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही फेल्ड इन फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन उससे पहले हो चुका है कि इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जरा इसको भाषा को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्ड इन फिजिक्स व्हेन ऑल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स, है ना, मैथ्स में पहले फेल हो चुका है नालायक, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय किस में पहले फेल हो चुका है, मैथ्स में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ रहे हैं। अगर आप ए भी उल्टा मानिएगा तो आपका नीचे ए आएगा, आप में आप ए मान रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ जी, बी इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं ले सकते? दोनों सेम चीज, हाँ दोनों सेम चीज, इसीलिए तो अब जरा देखिए, है ना, कितने बच्चे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में भी फेल हैं, 15, और कितने बच्चे हैं जो केवल बी यानी कि मैथ्स में फेल हैं। आंसर कैसे किए समझे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला लिखिए। 30% फेल इन फिजिक्स देने का मतलब क्या है? 30% फेल होने का कोई रोल ही नहीं हुआ, कोई रोल नहीं हुआ। सर क्वेश्चन लेकिन समझे नहीं। 30% फेल इन फिजिक्स ना, यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25/100, है ना। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना था कि भाई फेल इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स व्हेन मैथ्स में पहले से फेल हो रखा है बच्चा। बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए अगला। मुझे नहीं है ना कि क्वेश्चन में पहले से बोल लगा 30% फेल फिजिक्स में हो जाएगा, तो फिर पूछ क्यों रहा कि फिजिक्स में कितना फेल था? वो बच्चा जो मैथ्स में भी फेल है नालायक, ओके सर। एक बच्चा चुनना है तुम में से, है ना, तुम में से एक बच्चा चुनना है, और ऐसे नालायक को चुनना है कि जो मैथ्स में भी फेल है और फिजिक्स में भी फेल है, और उसके बाद चुनना है बता दे कि मैथ्स में फेल हो गया, क्या होगा कि फिजिक्स में भी फेल होगा। ऐसा है कहानी, कहानी को फील करो, अपने पे लेके चलो, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, और हम आपको और कराएंगे, जब तक कंडीशनल पे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये समझ में आया, मिटा दें इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लिखिएगा अगला प्रश्न, अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड if the outcome is an odd number, और अच्छे से समझ में आएगा, an odd number what is the probability that it is prime, है ना। दो इवेंट की बात, दो इवेंट मान रहे हैं ना आप। एक डाई को फेंका गया, राइट, फेंका गया, तो इफ द आउटकम इज ऑड नंबर, आउटकम ऑड नंबर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक प्राइम नंबर होगा। तो आपको दो इवेंट है, तो सबसे पहले आपको इवेंट मानना है, इवेंट ए, है ना, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर मान के चल लेते हैं। इवेंट ए को प्राइम नंबर आने का घटना मान लेते हैं। इवेंट बी, गेटिंग अ ऑड नंबर, क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी अपॉन ए, बताइए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकाले या प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकाले। इस क्वेश्चन में कौन सा इवेंट पहले हो रखा है, ऑड वाला पहले हो रखा है, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ है ना, बी इज ऑलरेडी अकर्ड। अब आप इवेंट ए तो लिख लिया, अब ये जानो कि इवेंट ए में कौन कौन आइटम आएगा। प्राइम नंबर कौन कौन होता है मेरे भाई, 2, 3 और 5। और बताइए ऑड नंबर कौन कौन होता है, 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट में कौन कितना आइटम कॉमन है, 2, और बी में टोटल कितना आइटम है, 3। तो योर आंसर इज 2/3। नहीं समझे कैसे किए, 6 गायब कर दिए। हाँ आइए फिर से दिखाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कितना कॉमन है, 2/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ऑड नंबर आने का प्रायिकता क्या होगा, 2/6 ना, मतलब 3/6 ना, 3 से 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2/3, यही तो आंसर बोले थे हम, कट करके, है ना। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, पहले क्वेश्चन अगर डीपली समझ गए ना कि पूछ क्या रहा है हमको निकालना क्या है, तो थ्योरी समझ में आएगा। एक लूडो वाला छक्का को फेंका गया, है ना, लूडो छक्का खेलते हो ना, जिसमें कि अगर आउटकम एक ऑड नंबर है, मतलब आने वाला जो आइटम सब है वो एक ऑड नंबर है ना, यहां तक बात समझ में आ रहा है हिंदी। तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट इट इज अ प्राइम, कि वह एक प्राइम नंबर होगा। समझे बात, हमें पहले पता चल गया, फेंक चुके हैं, ऑड नंबर आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक प्राइम नंबर होगा, जो ऑलरेडी अकर्ड, पहले हो चुका है। 3 में से 2 बनाने का, समझ रहे हो ना, तब ना वही तो बच्चा बोल रहा है 3 में से 2 आ गया, 3 ही ऑड नंबर आया था ना। बेसिक से भी बन सकता है ये, इसके लिए थ्योरम की आवश्यकता नहीं है, बेसिक से बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसीलिए इसको बेसिक से भी तुम सोच पा रहे हो। इसमें फॉर्मूला का रोल नहीं भी दिखेगा, सवाल बन जाएगा। भाई ऑड नंबर तो यही 3 है ना, और उसमें से भी कैसा, प्राइम नंबर होना चाहिए। समझ रहा, तो प्राइम नंबर कितना होता है हमारा, है ना, इसी ऑड में से 2 ही होगा, 3 और 5, तो 2/3।
ऐसे बेसिक से। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप सीखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ऑड नंबर पहले आ चुका है, तो ऑड नंबर का आना इज कॉल्ड ऑलरेडी अकर्ड, है ना। ऑड नंबर का आना इज कॉल्ड ऑलरेडी अकर्ड, पहले हो चुका है, तब आपकी बात करो। तो भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम बोलेंगे ठीक है, प्राइम नंबर आने इवेंट को ए मान रहे हैं, ऑड नंबर आने के इवेंट को बी मान रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, ये जाने हैं सर, लगाए हैं, फिर भी वही आंसर आ गया। अब समझे, भाषा समझे, एक घटना हो जाएगा, उस पे आधारित दूसरा घटना, है ना, तब आपको निकालना है, सिंपल बात। आइए अगला टाइटल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हम आपको प्रोबेबिलिटी में क्लास 11th में बेसिक बात बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी के में ऐड का मतलब यूनियन, है ना, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, है ना। ये हम आपको बेसिक फंडा दे रखे थे मंत्र, है ना, और एंड वर्ड के बारे में। और का मतलब प्लस यूनियन, राइट, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेक्शन, है ना। तो ये हम आपको एडिशन थ्योरम क्लास 11th में बता चुके हैं। ये फिर से एक बार बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये और का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी वाला बात, है ना। और अब हम आपको यहां पे बताएंगे इंटरसेक्शन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो यही आप टाइटल डाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। राइट, ये तो आपका एडिशन थ्योरम हम बता चुके हैं, पहले ही हटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में अभी आप भाई मेरे एक फॉर्मूला पढ़े हो, देखना हम क्या एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ या ना। बड़े ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया, और इंटरसेक्शन बी ही तो मल्टीप्लिकेशन है। तो अब जरा ध्यान से देखना, क्या हम लोग इसको इधर बुला लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो अब हम तो यही तो आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज बी ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को तो हम आपको कहेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, ए इंटू बी है, इसी को तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है। खत्म, पहला फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला को अब हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत, कि व्हेन एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, जो नीचे है वही यहां है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया आपको। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन में आपको और डील होगा, है ना। उससे पहले आप ये बात लिख लीजिए कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट एसोसिएटेड विथ, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ सिंपल स्पेस एस, अ सिंपल स्पेस एस लिख लिए, सिंपल स्पेस एस, then probability of A B is equal to probability of A intersection B is equal to probability of A when B is already occurred into probability of B. यही बात, इससे पहले बोले
कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट एसोसिएटेड विथ सिंपल सिंपल स्पेस एस। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स associated with a simple space S. A simple space S then probability of AB. आ रही बात समझ में? अब आपको एक एक करके, अब आपको यानी कि सर हमें निकालना होगा कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको पता करना होगा, है ना, जानना होगा क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जानना होगा। यस, ये दो चीज आपको पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ करके, समझ करके, जान करके निकालना होगा, और फिर इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दोगे, यानी कि इन दोनों चीजों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? सभी बातों का असली बात क्वेश्चन आपको सब सिखाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन लिखिए। ए बैग कॉन्टेन 8 वाइट, अ बैग, बैग मतलब थैला, जी हां, अ बैग कॉन्टेन, ये फॉर्मूला तो नहीं भूलोगे, इंटरसेक्शन आज आपको पता चलेगा। जी हां, 8 सफेद गेंद, ठीक है, और हिंदी ठीक था, हिंदी। अ बैग कॉन्टेन 8 white ball, 8 white ball and 4 red ball. बॉल्स प्लूरल सिंगुलर पे ध्यान दीजिएगा। 2 balls are drawn, देखिए ध्यान से सोचो, थैला में हाथ डाले 2 बॉल निकालना है, एक नहीं, इससे पहले एक निकालते थे। आपको पता है ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट कर देता है। एक बॉल निकाले, रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th का क्वेश्चन। अब 2 बॉल निकाल रहे हैं, देखिए बेईमानी कैसा किया, है ना। अब एक कॉन्टेन 8 रेड बॉल एंड 8 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। 2 balls are drawn from the bag one after, देखना भाई, 1 after मतलब एक निकाल लिए, 1 after, है ना, the other without replacement। What is the probability that both ball are white? पता चला क्यों व्हाइट पहन के आए हैं, क्योंकि व्हाइट बॉल वाला क्वेश्चन कराना था। हाँ, समझिए पहले बातों को। विदाउट रिप्लेसमेंट आप जानते होंगे, आप लोग कभी भी नहीं करते हो वो रिप्लेसमेंट वाला काम। एक थैला है, थैला है, बना दे क्या, थैला, एक झोला है, इस झोले में 8 व्हाइट बॉल है, ऐसा ऐसा, ठीक, 8 व्हाइट बॉल है, ध्यान से समझना, और 4 रेड बॉल है। ऐसा जरूरी नहीं कि व्हाइट ऊपर है रेड नीचे ना, झोला ट्रांसपेरेंट नहीं है, पैक है, मैंने आंख बंद की है, ऐसे मिला हुआ है, सब एक ही शेप साइज का है। कलर छू के पता चलता है किसी को, नहीं पता चला है। फोटो देख के किसी का हाइट बता सकते हो, मतलब मेरा फोटो देख करके मेरा हाइट बता सकते हो कि हम कितने लंबे हैं। क्या पासपोर्ट साइज के कौन सा साइज मतलब मेरा हाइट, एक्चुअली हाइट कितना है, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट, फोटो देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। एक आदमी है जो बता सकता है, छोड़ो आगे पढ़ो। नहीं, अरे देखो आगे,
एक थैला है, एक थैला में 8 व्हाइट और, अब तुम क्वेश्चन समझ, हमको बनाना नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन समझना है ताकि आपको ये थ्योरी समझ में आए, ये फॉर्मूला समझ में आए। ये इस फॉर्मूला का एग्जांपल है डायरेक्ट। अगर ये सवाल आपको समझ में आएगा, ये थ्योरी समझ में आएगा, ये थ्योरी समझ में आएगा, तब कहीं आप अप्लाई कर पाओगे। एक थैला में 8 4, ठीक। 2 balls are drawn from the bag, one after the other without replacement का मतलब बताइए। एक 2 बॉल निकालना है, एक बॉल निकाल लिए, निकाल के फेंक दिए या पॉकेट में रख लिए, रिप्लेसमेंट मतलब वापस से डाल नहीं दिए। समझ रहा हो, समझ रहा हो ना, समझ रहा हो ना। एक बॉल निकाले, अब वो पता नहीं व्हाइट निकला रेड निकला भगवान जाने, तो व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी, अब थैला में टोटल 12 बॉल थे पहले से, एक निकाल लिए तो अब 11 बचा, और फिर एक बार हाथ डाले फिर निकाले, तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों व्हाइट होगा। तो आपको यह बात समझ में आया कि इवेंट 2 इवेंट है ना। एक इवेंट ए मान लेते हैं, है ना। इवेंट ए क्या होगा, व्हाइट बॉल का निकलना, है ना। इवेंट ए होगा व्हाइट बॉल का निकलना, व्हाइट बॉल, ठीक। दूसरा इवेंट है आपका इवेंट बी, वो भी होगा व्हाइट बॉल ही निकलना, है ना, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब आप ये समझिए कि आपको, अच्छा एक और इवेंट हो गया आपका, और दूसरा इवेंट हम बी मान लिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। ए मतलब व्हाइट बॉल का निकलना 1/12, 1/12, ओ सॉरी 8/12 व्हाइट बॉल का निकलना, व्हाइट बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी भाई समझ में आ रहा है, 8/12। अच्छा अब बताइए, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन ऑलरेडी अ व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड, इसको पढ़ रहे हैं, बी ही व्हाइट बॉल ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन बी एंड व्हेन ऑल्सो अ व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड। आई बात समझ में ना यहाँ पे। तो इस घटना में सर अब हमारे पास थैला में बचा 11 बॉल, है ना, और व्हाइट अब कितना है 7, मत भूलना, क्योंकि एक निकला था वो व्हाइट ही निकला था, तो 7। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए, है ना, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाइट बॉल और फिर से व्हाइट बॉल, है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन ऑलरेडी व्हाइट बॉल इज निकलना अकर्ड, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8/12 इंटू 7/11, काट छांट का आंसर। नहीं समझे सर, वहां पे P into B होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B ना होना चाहिए सर। A/B कैसे हो जाएगा कहां पे, सर सेकंड में, ये नहीं सर ऊपर ये यस सर, सर वो B का होना चाहिए, मतलब A प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A व्हेन B ऑलरेडी। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, 2 इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, 2 इवेंट है। देखिए ध्यान से समझिए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये मल्टीप्लाई है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट माने नाम बताइए, इंडिपेंडेंट मतलब आश्रित नहीं, एक दूसरे से घटना पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेरा यह पंखा का टीपना और सक्षम का उड़ना इंडिपेंडेंट इवेंट है, पंखा टीपना और सक्षम का उड़ना इंडिपेंडेंट इवेंट है, पंखा टीपना पेज का उड़ना डिपेंडेंट इवेंट है। पंखा के टीपने से पेज उड़ा है ना, पंखा टिपे सक्षम टॉप कर गया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पंखा के टीपने से वो टॉप कर सकता है। तो अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो ए और बी, तब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, है ना, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल हो जाता है। आई बात समझ में, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट में सिंपल मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट में ये खेल मचा है। ये ए और बी वेयर डिपेंडेंट इवेंट, है ना, नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है।
तो जैसे कि अब आपको एक इससे क्वेश्चन करा दे ताकि आपको पता चल जाए कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे सर जज कर पाएंगे। और ये आपको व्हेन ऑलरेडी अकर्ड अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, ऑलरेडी अकर्ड, तब आप प्रोबेबिलिटी का सिंपल थ्योरम भी यूज कर सकते हो, एडिशन थ्योरम वाला, है ना। आपको एक तो आज ना आप सीखे हैं, एक तो आप पहले से सीख रखे हो ना, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से भी तो ए इंटरसेक्शन बी निकल सकता है। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला सर कब लगाएंगे, जब बी इज ऑलरेडी अकर्ड वाली बात होगी, जब एक इवेंट पहले हो रखा होगा, है ना। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब ए यूनियन बी आपको पता होगा, ए यूनियन बी। तो इसमें हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला इंटरसेक्शन के नाम पे है ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के नाम पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस पे आधारित एक प्रश्न दिखा देते हैं, नहीं तो आप फिर कहोगे ये क्या हो रहा है सर, ये तो जो जान रहे हैं वो भी नहीं जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे वो भी नहीं जान रहे हैं, है ना। ए कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम गिवन अ बुक। एक व्यक्ति, कोई, एक कैन का मतलब कोई, है ना, 90% समस्या को सॉल्व कर हिंदी बोलो आ रहे हैं हम, लिखो ए कैन, हम लिख देते ए कैन, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना, ए कैन 90% कैन सॉल्व 90% of the problems given in a book and B can solve, ए भी दो व्यक्ति का नाम है, अब पता चला 70%, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that at least one of them will solve a problem selected at random from the book। दो इवेंट है, एक इवेंट ए मान लीजिए, ए नहीं, ए से कंफ्यूज हो जाइएगा, E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, है ना। 90% सॉल्व करता है ए और बी 70% सॉल्व करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। स्कूल का क्लास हो गया। चलो भाई इसको देखो जल्दी से बताओ, दो इवेंट ए E1 और E2, ये बोर्ड है ना हमारा बहुत बढ़िया है इवेंट E1 एंड E2, पता नहीं मार्कर का प्रॉब्लम है या बोर्ड का। सर ठंडा के दिन में नहीं बाबू, ठंडा में भी नहीं होता है सक्षम, इस साल हो रहा है ना, और साल कभी नहीं होता था। सर सस्ता मार्कर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो हो जाता है कभी कभी केमिकल रिएक्शन की वजह से। मिथुन सर से कहीं नहीं पूछते हो, सर मिथुन सर भी पूरा ऑर्गेनिक समझाने बैठे हुए हैं। हाँ तो भाई दो इवेंट है ना, तो लिखो ना E1 इवेंट है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व, क्या 90% सॉल्व करने, यानी 9/10 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। इवेंट E1 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 9/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 7/10। और यहां पे अब देखिए, ये बताइए कि क्या E1 इवेंट और E2 इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। एक 90% अपना सॉल्व करता है, एक 70% अपना सॉल्व करता है, क्या
मतलब अंबुज 90% सब क्वेश्चन सॉल्व कर, या 10 में से 9, तो अंबुज के सॉल्व करने से और अंकित को सॉल्व करने से कोई लेना देना? नो सर। लिखिए इवेंट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, दोनों का दोनों इवेंट कैसा है? इंडिपेंडेंट है ना? इवेंट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, राइट, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E1 हो गया आपका 9/10 और E2 हो गया आपका 7/10, कितना हो गया? 63/100, 63%। बस आज इतना ही, मस्त हंसते मुस्कुराते पढ़ते, बाय। अगले दिन बेस थ्योरम कितना का